जय गुरु जी आरती। आज आपके साथ अपना जॉब का सत्संग शेयर करती हूँ। लास्ट आई वॉज वर्किंग इन 2012 रेगुलरली एंड उसके बाद फिर वो मुझ पर ब्लैक मैजिक का डेडली अटैक हुआ 13 में, होली पर, मार्च में। उसके बाद ही मतलब गुरु जी से जुड़ने से पहले मैंने हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जब मैं प्रॉपरली नॉर्मल हो गई, मतलब रिकवरी हो गई, तो उसके बाद भी मैंने बीच में 3-4 महीने के 2 प्रोजेक्ट छोटे छोटे किए, बट स्टेबिलिटी कहीं पर भी नहीं आ पाई। मे बी दैट वाज द इफेक्ट ऑफ द ब्लैक मैजिक। एंड जब गुरु जी के साथ जुड़ी उस टाइम पर आई वाज जॉबलेस एंड फाइनेंशियली ये था कि जो मतलब जॉब बीच बीच में करके थोड़ी बहुत सेविंग अपने पास सेव कर ली थी, तो उनके साथ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रही थी। एंड थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मैंने की जिसमें मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ और गुरुजी ने वो रिकवरी मेरी करवाई। तो मेरे पास मतलब फंड्स की गुरुजी ने कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने दी। एंड बीच में एक टाइम ऐसा था जब मैं ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी और वो फ्रॉड हो गया था मेरे साथ। और मेरे पास तो फाइनेंसिस का बहुत फाइट हो गया था, बहुत कम सेविंग्स रहती थी मेरे अकाउंट में। उस टाइम पर गुरुजी ने मुझे सिर्फ 1.5 महीने का एक प्रोजेक्ट ब्लेस कर दिया, मतलब एक छोटी सी जॉब मुझे ब्लेस कर दी, जिससे मैंने इतना हैंडसम अर्न कर लिया कि मैं अगले मतलब 6-7 महीने आराम से सरवाइव कर सकती थी। अपनी सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रेगुलर, उनको फुलफिल कर सकती थी। मीनवाइल गुरुजी ने फिर मुझे दिसंबर में ब्लेस किया और मेरा जो भी वो फाइनेंशियल फ्रॉड में आई लॉस्ट माई मनी वो सारी रिकवर करवा दी गुरुजी ने। एंड मतलब हर बार जब भी जॉब की मेरी कोई भी क्वेरी होती थी, मैं जॉब के बारे में सोचती थी, मुझे गुरुजी से एक हमेशा मैसेज मिला कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है। अगर मैं जॉब करूंगी तो मैं कर्म बनाऊंगी। एंड मतलब ये सब कुछ इतना स्वीटली सब कुछ हो रहा है मेरे साथ कि समटाइम्स आई गेट अमेज्ड कि मतलब गुरुजी कैसे प्लानिंग करते हैं और कैसे हमारे हर एक छोटे छोटे क्वेरी को वो आंसर भी करते हैं। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ग्रुप्स में हमारे पास कई बार बहुत से सत्संग आ जाते हैं। अब मुझे एक तरफ से मैसेज मिल रहा है गुरु जी का कि मुझे जॉब नहीं करनी है, दूसरी तरफ मैं सत्संग पढ़ रही हूँ कि मतलब जॉब ब्लेस कर दी गुरु जी ने, संगत को विद इन वीक ब्लेस कर दी, विद इन 15 डेज ब्लेस कर दी, जॉब के कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर दिया। तो आई ऑलवेज यूज टू गेट कंफ्यूज कि मतलब गुरु जी मैं समझ नहीं पा रही कि आप मुझे क्या मैसेज दे रहे हो, करनी है या नहीं करनी है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मैं अपने एफर्ट्स लगाती हूँ, बिकॉज आई एम द ट्रू बिलीवर ऑफ द कर्मा ऑल्सो। मैं गीता में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ। एंड क्योंकि इतने टाइम से अर्न किया है तो मतलब हैबिट नहीं रही अब किसी से मांग कर अपनी जरूरतों को पूरा करने की, और ना मैं चाहती हूँ कि मुझे कभी किसी से मांग कर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़े। तो बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन मैं हमेशा मतलब जॉब सर्च करती रहती हूँ। हालांकि मुझे बहुत क्लियरली मालूम है कि गुरुजी नहीं चाहते हैं कि अभी फिलहाल मैं जॉब करूँ। यहाँ पर भी मैं कंफ्यूजन हुई थी। एक मुझे मैसेज ये मिला हुआ कि मुझे अब शायद लाइफ में कभी जॉब करनी ही नहीं है, और दूसरी साइड पर मैं कंफ्यूज है तो मे भी गुरुजी चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर फेज में जॉब ना करूँ। एनीवे, तो मतलब बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन एज आई टोल्ड कि मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ, और गुरुजी कितना स्वीटली मुझे मैसेजेस कन्वे करते हैं वो मैं इस सत्संग में आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइक एक बार मतलब जितने भी HR कंसल्टेंट्स हैं मैंने उन सबको अप्लाई किया हुआ है। मैंने सारे सोर्सेज ट्राई किए हैं। लाइक मैंने ऑनलाइन naukri.com वगैरह पर भी अपना प्रोफाइल अपलोड किया है, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, नोन टू सर्कल में सबको बोला, यहाँ तक कि संगत में जिन संगत को मैं जानती थी कि ये मे बी दे वुड बी हैविंग दी रिसोर्सेज तो मैं इनसे हेल्प ले सकती, मैंने उनको भी अप्रोच किया एंड सबने मेरी हेल्प की। टू बी वेरी फ्रैंक, सबने मुझे हेल्प की। HR कंसल्टेंट्स ने अगर मेरे लिए इंटरव्यू शेड्यूल किया, जिस दिन मेरे लिए इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो वो नॉर्थ ईस्ट में शेड्यूल हुआ, उस दिन मुझे मॉर्निंग में इतने नाइटमेयर्स आ रहे थे। और मतलब मैं मॉर्निंग में जब उठी वो नाइटमेयर्स देखने के बाद, तो मैं ना गुरुजी से यही पूछी कि मैंने कहा गुरुजी इन सपनों का मुझे कुछ मतलब समझ नहीं आया, बड़े अजीब से सपने थे वो। एनीवेज, मेरा शाम का अपॉइंटमेंट था, मैं 3:30-4 बजे वहाँ पर चली गई, जाकर इंटरव्यू देकर आई। क्योंकि मुझे जॉब नहीं गुरुजी भी ब्लेस करना चाहते हैं, मुझे अपफ्रंटली
एक नहीं कई बार बोला गया है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो या हम आपका सैलरी पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इट हैपेंड ऑन दैट डे ऑल्सो। तो बंदे ने मुझे बोल दिया कि आप मतलब ओवर क्वालिफाइड हैं और मैं अभी फिलहाल आपका पैकेज अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, बट डेफिनेटली डाउन द लाइन मे बी आफ्टर 4-5 years आई विल कॉल यू अगेन। और मैं स्माइल करके मैं बाहर आ गई। रीजन नहीं, मैं जब भी जाती मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ के जाती, मैं गुरुजी को बोलती कि गुरुजी मैं मेरा कर्म करने जा रही हूँ, अब आपने उसको कैसे ब्लेस करना है वो आप डिसाइड करेंगे, जॉब ब्लेस करनी है नहीं करनी है दैट वुड बी योर डिसीजन। एंड जब वो ऐसे मुझे रिप्लाई मिला तो मैं समझ गई कि गुरुजी का डिसीजन है। दूसरा बताती हूँ, दूसरा जैसे मैंने बोला कि बीच में 1.5 महीने के लिए गुरुजी ने मुझे एक छोटा सा जॉब करवाया था, तो सेम एम्प्लॉयर के पास वो मेरे पास मतलब मुझे बहुत टाइम से रेगुलरली अप्रोच कर रहे थे, बिकॉज उनको मेरा प्रोफाइल बहुत पसंद था, मेरे टैलेंट की उन्हें एक्चुअली जरूरत है उनके ऑर्गेनाइजेशन को। बट और वो हमेशा मतलब मुझे प्लीड करते थे कि सोनिया जी सोनिया जी सोनिया जी प्लीज आप ये वाला प्रोफाइल कंसिडर कीजिए, आप ये वाला कंसिडर कीजिए। एंड जब वो 1.5 महीने वाला जॉब किया तो उसमें मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई उनकी फैमिली के एंड पर, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने 2 महीने के बाद दोबारा मुझे बुलाया कि आप आ जाइए, एक नया प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करना है। मैं जब वहाँ पर गई अगेन मैं गुरुजी को विश करके घर से निकली कि गुरुजी मैं जा रही हूँ अपना कर्म करने, अब आपने डिसाइड करना है कि मुझे करना है या नहीं करना है। गुरुजी का डिसीजन तो मुझे ऑन दी वे ही समझ में आ गया था। घर से मैं मतलब मुझे रोहिणी से मॉडल टाउन जाना था और मेरे घर से ऑटो में मॉडल टाउन का ड्राइव इट्स हार्डली जस्ट लाइक 20 to 25 मिनट्स होंगी। एंड मैं घर से 1 घंटा पहले ही निकल गई थी, मेरा 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, मैं शायद 8:45 बजे निकल गई थी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे वहाँ जाकर आजादपुर में इतना ह्यूज जैम मिल गया, वहाँ पर कुछ ट्रक्स वगैरह पड़ते हुए थे और बीच का शॉर्टकट वगैरह लेकर ऑटो वाले ने मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया और मैं 10:30 11 बजे के करीब वहाँ पहुँची। जबकि हम जानते हैं कि हम गुरु जी का नाम लेकर घर से चले तो ऑन दी वे जो भी हर्डल्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। और उस दिन हर्डल्स आ रही थी तो मैं पहुंचने से पहले ही समझ गई कि बेटा जी गुरुजी नहीं चाहते हैं कि आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएं। एनीवे फिर मैं वहां से पहुंची, जो बंदा इतने टाइम से हाथ जोड़कर मेरे तरले कर रहा था कि आप प्लीज हमें ज्वाइन करो, उस दिन उसने पहला डायलॉग ही जब मेरे साथ बोला तो मतलब ही वॉज मिसबिहेविंग विद मी, मतलब बहुत रूड था। एक्चुअली सैलरी पैकेज को लेकर हमारी नेगोशिएशंस चल रही थी और फोन पर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था और फाइनल मीटिंग में जाकर उसको करना था। तो उसने वही चीज रिपीट की कि आप इतना पैकेज लीजिए और मैंने उसको बोला कि सर प्लीज आप कंसिडर कीजिए और ये मेरा जो पैकेज है मैं जो चाहती हूँ कि आप एक बार कंसिडर कीजिए। उसी बात पर वो एक ही मतलब सिर्फ हमारे फर्स्ट डायलॉग में ही वो एकदम रूड हो गया। एंड आई अंडरस्टूड कि गुरुजी नहीं चाहते, उसने मतलब इस टोन में मुझसे बात की जो मैं टॉलरेट नहीं कर सकती थी। तो समझ में आ गया गुरुजी का क्लियर मैसेज किया जॉब नहीं करनी है, घर वापिस जाओ। उसके बाद फिर गुरुजी ने अगेन मुझे एक मैसेज दिया, लाइक मैंने बोला कि मैंने सारे सोर्सेज ट्राई किए थे, तो आई ट्राइड लाइक वंस से बहुत बार ट्राई किया, लेकिन 1-2 बार मेरे साथ जो हुआ मैं आपको वो बताती हूँ इंसिडेंट। 2 बार इनफैक्ट ये हुआ। न्यूज़पेपर में हम सब जानते हैं कि मतलब क्लासिफाइड्स आते हैं जिसमें रिक्रूटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट के कॉलम्स होते हैं और उसमें जॉब्स एडवर्टाइज की जाती हैं। एक बार मेरे मतलब न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट को ओपन किया तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब जहाँ पर HP और टाइम्स ऑफ इंडिया के 4-4 पेजेस के रिक्रूटमेंट आया करते थे वहाँ पर सिर्फ हार्डली 30-40 एड्स हैं और उसमें से एक भी एड मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं थी। एक बार ये हुआ। सेकेंड टाइम मैंने HP ओपन किया और उस दिन क्लासिफाइड में संडे था, उस दिन क्लासिफाइड में सारे एड्स थे, सिर्फ एक रिक्रूटमेंट वाला पेपर ही मिसिंग था उसमें। अगेन आई स्माइल्ड एंड आई अंडरस्टूड कि गुरुजी नहीं चाहते हैं कि मैं अभी जॉब करूं। ये तो मतलब हो गई इंटरव्यू से रिगार्डिंग जितने भी मतलब सत्संग से मेरे। एंड बीच में से एक बार गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया, जिसमें सत्संग में ये था कि एक अंकल को उनके घर के बहुत नजदीक उनकी विश के अकॉर्डिंग जैसी जॉब वो चाहते थे वो जॉब मिली। तो मुझे लिटरली लगा कि गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया है, बिकॉज मुझे भी इमीडिएटली मेरे घर के बिल्कुल पास सिर्फ हार्डली 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इंडिया की टॉप मोस्ट फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में
जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गई। हालांकि वो भी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वहाँ पर गुरुजी ने करवाया उसको एंड वहाँ पर मैंने ज्वाइन भी किया। पैकेज मेरा लास्ट पैकेज से थोड़ा सा कम था, बट स्टिल इट वॉज अ हैंडसम पैकेज एंड द डिजिग्नेशन वॉज ऑल्सो वेरी गुड डिजिग्नेशन दे वर ऑफरिंग मी। तो वहाँ पर 10 दिन जॉब की, लेकिन वो जॉब में 10 दिन मेरे लिए लिटरली इट वॉज अ ट्रॉमेटिक पीरियड फॉर मी। इतना ह्यूमिलेशन वहाँ पर मुझे फेस करना पड़ा वहाँ के जीएम के एंड पर, रीजन बीइंग बिकॉज मेरी अपॉइंटमेंट जो हुई थी उसको इंटरनली पता चल गया था। आई वॉज बीइंग अपॉइंटेड एज सीनियर टू हर। तो जीएम एंड एचआर ने मिलकर बहुत ह्यूमिलिएट किया एंड एंड ऑफ द डे आफ्टर 10 days दे पुट सच अ कंडीशन इन फ्रंट ऑफ मी जिसे मैं फुलफिल ही नहीं कर सकती थी। तो आई हैव टू लीव दी जॉब। मैंने उस टाइम पर ना मतलब मैं बहुत डिससेटिस्फाइड हुई, क्योंकि उस जॉब को ज्वाइनिंग में ही बहुत मेरे ज्वाइनिंग से पहले ही एचआर और वो जीएम ने मिलकर बहुत कॉम्प्लिकेशंस की थी। उन्होंने मतलब मेरा इतना सक्सेसफुल इंटरव्यू रहा था, बट उन लोगों ने मेरी फाइल ही गायब कर दी थी डिपार्टमेंट में से कि मतलब इसकी ज्वाइनिंग ही ना हो, बिकॉज शी वॉज केयर ऑफ माई प्रोफाइल एक्चुअली। एंड तब भी गुरुजी ने हेल्प किया एंड मैंने समहाउ संगत के थ्रू ही उस कंपनी के डायरेक्टर था जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, मोबाइल नंबर सोर्स करके उनसे जब दोबारा बात की एंड ही वो शॉक की मतलब मैं आपकी फाइल ढूंढ ढूंढ कर थक गया था, मुझे मिल नहीं रही थी, आप इमीडिएटली आओ और ज्वाइन करो। एंड नेक्स्ट डे आई ज्वाइन ओवर देयर, बट 10 दिन के बाद फिर से वो कंडीशन आ गई एंड आई हैव टू लीव। तो मैंने गुरुजी से क्वेश्चन किया कि तुसी मैनू ये जॉब ब्लेस नहीं करनी थी तो तुसी मैनू मतलब ज्वाइन क्यों करवाया उत्थे। देन आई गॉट दी आंसर कि मतलब मेरी लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन आने वाली थी, कुछ बहुत ही नेगेटिव होने वाला था सोशल एंड पर, जिससे मुझे मतलब शायद मैं काफी डिफेम हो जाती। और उस कष्ट को काटने के लिए एज वी नो कि गुरुजी हमें 10% भोगने को देते हैं और 90% हमारे दुखों को काट देते हैं। तो उस 10% को भोगने के लिए गुरुजी ने मुझे वहाँ पर वो 10 दिन की ज्वाइनिंग करवाई, जिसमें मैंने इतना ह्यूमिलिएशन मैंने टॉलरेट किया। मैं हर वक्त सफोकेटेड फील करती थी वहाँ पे, बीइंग अ ह्यूमन ऑल्सो, बीइंग अ प्रोफेशनल ऑल्सो। अब रिसेंटली हुआ मतलब जैसे मैंने कहा कि संगत भी मुझे बहुत हेल्प करती है, वो एवरी नाउ एंड देन वो मुझे बताते रहते हैं। और एक आंटी है, एक नहीं बल्कि 2 आंटी हैं, दे आर दी सिस्टर्स एंड बहुत ही स्वीट है। दे रियली लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट मी। जो उनकी एल्डर सिस्टर है, हालांकि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरी जॉब के लिए ट्राई किया था, बट नथिंग सक्सीडेड ओवर देयर अगेन, मतलब कि आई वॉज ओवर क्वालिफाइड एंड जो मुझे डेजिग्नेशन वहाँ पर उस वक्त अवेलेबल थी वो मतलब इतनी मेरे प्रोफाइल से थोड़ा सा बिलो कैटेगरी का था, तो दे डिडंट कंसीडर बीइंग एचआर पर्सन, लाइक एचआर ने कंसीडर नहीं किया मेरी प्रोफाइल को। तो आंटी ने अभी रिसेंटली मुझे नेट के एग्जाम का वो भेजा, डिटेल्स दी थी कि आंटी मैं भी इसके लिए अप्लाई कर रही हूँ, सो इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड देन प्लीज अप्लाई। एंड मैं टू बी वेरी फ्रैंक शुरू से बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ टू बी लाइक as a lecturer or professor. Reason being, like as a professional also I am blessed as a like very good trainer. तो बट करियर में हमेशा बिजी रही तो इतना सीरियसली कंसीडर नहीं कर पाई। जब आंटी ने मुझे वो मतलब डिटेल्स दी थी उन्होंने वेबसाइट की, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए राइट अपॉर्चुनिटी है, गुरुजी प्लेस कर रहे हैं तो आई शुड अप्लाई। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने उस मतलब नेट का जो वो लास्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था दैट वाज टिल 12 मई। मेरे पास डिटेल्स आदि ने 9 को भेज दी थी और जो मैं 2 दिन तक 3 दिन तक लगी रही उस फॉर्म को फिल करने के लिए, वो फॉर्म कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाई। जैसे ही मतलब मैं फॉर्म फिल करना शुरू करती थी और फिल करते करते विश करती थी कि गुरुजी जो तो सिर्फ ब्लेस करना होएगा कि आप पे हो जाएगा, जो नहीं होना होगा तो नहीं होएगा। जैसे मैं विश करती थी मेरा जितना भी फॉर्म फिलअप होता था ऑनलाइन वो या तो पेज हैंग हो जाता था या सर्वर अनरिस्पॉन्डेड हो जाता था या फिर पेज लॉस्ट हो जाता था, कुछ ना कुछ मतलब एरर उसमें आ जाता था। तो आंटी ने मुझसे फॉलो किया बीच में कि आंटी आपने सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने उनको बताया नहीं आंटी लगता गुरुजी शायद ब्लेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बार बार ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ रहे। देन शी सेड कि ठीक है मैं अभी ऑफिस में हूँ, आप ना मुझे आपकी डिटेल्स दे देना एंड मैं घर पहुंचकर आपका फॉर्म सेलेक्ट कर दूंगी। तो उनका मैसेज मेरे पास आया हुआ था व्हाट्सएप पे एंड मैं व्हाट्सएप में जब इवनिंग में टाइप करने लगी देन
मुझे इतनी स्ट्रांग मतलब उस टाइम पर फीलिंग आई कि गुरुजी जब ब्लेस ही नहीं कर रहे हैं। मैंने पूरे दिनों में मतलब 2 दिनों में इतनी बार ट्राई किया, रात को 1:30 बजे भी किया कि सर्वर मे बी नाइट में प्रॉपर रिस्पॉन्स करे, तो और तब भी नहीं हुआ। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे किया तब भी नहीं हुआ। होल द डे इट वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो इट मीन्स गुरुजी इज नॉट वांट टू ब्लेस मी राइट नाउ। तो मैंने ये थॉट के साथ वहीं पर ड्रॉप कर दिया और मैंने उनको अपनी डिटेल्स नहीं भेजी। अब उसके बाद रात को फिर मेरे पास समवेयर अबाउट 11:50 आंटी का कॉल आया कि आंटी मैं ऑफिस से आई थी और मैं बहुत टायर्ड थी, मैं आते ही सो गई, आप मुझे आपकी डिटेल्स दे दो, मैं आपका फॉर्म फिल कर देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरी गुरुजी की कॉल है, आंटी अब मुझे कॉल कर रही है। तो मैंने अपना सारी डिटेल्स उनको देनी शुरू कर दी। ना सी गुरुजी कैसे हर एक चीज को प्लान करते हैं। मैंने उस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए पता नहीं कितनी बार, एनीलेस नंबर टाइम्स, मोर देन 20 और 30 टाइम्स मैंने उसको अटेम्प्ट किया था और मैं पूरे फॉर्म के नीचे तक पहुंची थी। नेक्स्ट पेज के लिए भी मैंने क्लिक किया था, लेकिन उस फॉर्म की फर्स्ट शीट पर मुझे कहीं पर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स मुझे नजर आई थी, मतलब सब्जेक्ट, स्पेशलाइजेशन, यूनिवर्सिटी, स्टेट डिटेल्स वगैरह जो देनी थी। बट मुझे कहीं पर भी एक बार भी मेरे परसेंटेज या मार्क्स की डिटेल्स नजर नहीं आई थी, विच आई वाज सपोज टू फुलफिल ओवर देयर। वो कॉलम ही मुझे नजर नहीं आया। और जब आंटी ने मुझे बोला, आई वाज ऑलरेडी इन माय बेड, मैं उनको डिटेल्स बताती जा रही थी क्योंकि मुझे तो एक कॉलम इतनी बार अटेम्प्ट किया था, याद हो गया था, तो मैं उनको फटाफट रटे रटाए तोड़ते की तरह बताती, आंटी इसमें ये फिल करो, उसमें वो फिल करो, ये करो ये करो ये करो टाइप वाला। और जब उन्होंने मुझे कहा आंटी आपकी एमबीए की परसेंटेज बताओ, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा आंटी परसेंटेज का कॉलम है? तो उन्होंने कहा हाँ आंटी यहाँ पर मतलब आपकी परसेंटेज का भी कॉलम है और आपको क्लास भी स्पेसिफाई करनी है कि आपने कौन सी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में आपने क्लियर किया। आई वाज शॉक, बट एनी हाउ उन्होंने मांगा तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आंटी आप 2 मिनट वेट कीजिए, मुझे डिग्री में चेक करना पड़ेगा बिकॉज याद नहीं है एग्जैक्टली मुझे मेरा परसेंटेज। मैंने उनको परसेंटेज जो याद था वो तो बता दिया, बट उसमें फिर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो अचीव थे वो भी बताने थे, नॉट ओनली परसेंटेज, मार्क्स भी फिगर्स में स्पेसिफाई करना था। तो मैंने कहा आंटी मैं अभी आपको कॉल बैक करके आपको अपने मार्क्स बताती हूँ। बाय द टाइम इट वॉज ऑलमोस्ट 11:56 एंड इमीडिएटली मैंने उठकर अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले और उसमें से परसेंटेज वगैरह जब मतलब मार्क्स मैंने मार्कशीट्स निकाली आंटी के साथ शेयर की और जैसे ही मतलब कैलकुलेट करने के बाद हम फिल करने वाले थे तो मैं मतलब आंटी को ये कहती, मैंने कहा ठीक है आंटी आप कह रहे हैं तो आप बेशक कर दीजिए, बट मुझे लग नहीं रहा कि गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाहते हैं क्योंकि दिन में मैंने इतनी बार अटेम्प्ट किया और नहीं हुआ है। तो फिर भी इट्स ओके, आप अगर करना चाहते हैं। मैंने आंटी से कि आंटी अब नहीं होगा, 12 बज गए हैं। इट वॉज द लास्ट डे 12 में 12 बजे के बाद सर्वर एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो दैट्स हाउ मतलब सब जैसे कई बार संगत कंफ्यूज होती है, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि गुरुजी मैसेजेस कन्वे नहीं करते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट एट ऑल। गुरुजी हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से अपने मैसेजेस कन्वे करवाते हैं। वो जब उन्हें जो ब्लेस करना होता है वो तभी ब्लेस करते हैं, जहाँ वो कुछ संगतों की जॉब चुटकियों में करवा देते हैं, बिना कहे करवा देते हैं। और अगर कहीं पर वो ऐसा भी चाहते हैं लाइक इन माय केस कि ये जॉब ना करे, तो वहाँ पर वो सिचुएशन आने भी नहीं देते हैं कि जॉब ब्लेस हो। एंड अभी तक मतलब गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है मुझे समझ में आती हैं। रीजन बिंग मैं इतने टाइम से जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, देन टाइफॉइड, कुछ ना कुछ चल रहा है, ब्लैक मैजिक भी बार बार होता रहता है मेरे ऊपर। तो बहुत जैसे क्लियर लग रहा है कि जैसे गुरुजी पहले मेरी सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करना चाहते हैं, उसके बाद वो मुझे बाकी की जो मतलब बेसिक चीजें हैं मेरी लाइफ की जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज इस वक्त तो सबसे बड़ा जो मतलब एक इश्यू है वो मेरी लाइफ को सेव करना है, तो उसी के लिए वो मुझे हर दूसरे दिन ब्लेस कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ मतलब। और सत्संग तो इतने हैं कि मतलब इसी एक ही सत्संग हमने देखा होगा कितने सारे सत्संग ऐड हो गए हैं। गुरु जी के साथ तो हर श्वास सत्संग बन जाता है। उनकी ब्लेसिंग्स बस हमेशा यूं ही बनी रहे, ऐसे ही वो प्यार देते रहे और सब कुछ बस ऐसे ही चलता रहता है। उनकी छतर छाया में सब कुछ ऐसे ही ऐसा मौज ही मौज है। मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, आई एम सच अ वर्कहॉलिक पर्सन।
and like on professional front, yes, मतलब I was very active and yes, इंडस्ट्री में एक छोटा सा नाम भी हो गया था मेरी, मतलब जो मुझे एफर्ट्स ब्लेस किए गॉड ने, जो सक्सेस ब्लेस की, तो उनसे सब इंडस्ट्री में मुझे जानते भी हैं। बट उसके बावजूद भी आज मेरे पास जॉब नहीं है, तो मुझे कहीं पर कोई रिग्रेट फील नहीं होता है। अदरवाइज अगर आप किसी प्रोफेशनल से, पर्टिकुलरली वर्कॉलिक पर्सन, अगर उसे आइडल होकर बैठना पड़े तो उसको बहुत ऑकवर्ड लगता है, उससे बैठा नहीं जाता है। लेकिन मुझे मालूम है कि ये मेरे लिए मेरे गुरुजी की प्लानिंग है, तो मुझे कहीं पर भी कभी भी बुरा नहीं लगता है। इनफैक्ट मैं अभी कोई भी जॉब आती है ना, मैं मतलब अपॉर्चुनिटी, मैं 10 बार सोचती हूँ कि मुझे करना है नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी तो भी चाहते ही नहीं है। अरे हाँ, एक और सत्संग मिस हो गया इसमें जॉब वाला। बैसाखी पर मतलब मैंने 2 इंटरव्यू लाइन अप किए हुए थे, एंड बैसाखी पर जब मैं घर वापस आई, मुझे इतना ह्यूज एक्यूट वो हुआ, क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग, कि मैं 10 दिन के लिए आई वॉज ऑन माई बेड, लिटरली ऑन बेड। बहुत जबरदस्त वाला, मुझे फीवर इतना हाई हुआ था उसके साथ कि मतलब मैं इतनी गर्मी में 2 जयपुरी रजाइयां लेकर सोई थी, और उसमें भी मैं कांप रही थी। इतना जबरदस्त वाली प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज गुरुजी शायद नहीं चाहते थे कि मैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाऊं, एंड उसमें भी उन्होंने कुछ मुझे ब्लेस किया था। मेरी कुछ शायद कोई फ्यूचर में कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होती, उसकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली थी। एंड एनीवेज 10 दिन के बाद जब मतलब मुझे लगा थोड़ा सा कि येस नाउ टुडे आई कैन मूव, तो मैं सोच रही थी माइंड में, बिकॉज बीच में जहाँ पर मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, एचआर कंसल्टेंट एंड द एम्प्लॉयर बोथ दे यूज्ड टू डू दी फॉलो अप विद मी कि आप कब आ रहे हो इंटरव्यू के लिए। तो जिस दिन मुझे लगा कि हाँ मैं कल जा सकती हूँ, सेकेंड हाफ में आई कैन मूव, रोहिणी में ही था, ज्यादा दूर भी नहीं था। तो मैं उस दिन मतलब मॉर्निंग में उठी जब 5-5:30 बजे के आसपास, तो मैं गुरुजी से बात करते हुए दोबारा से हुई कि गुरुजी कुछ ना आप पे डिसाइड करना कि मैंने जॉब ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। जो नहीं करनी, जो तुम नहीं चाहते हो कि मैं ऑफिस जॉब करा, तो उन्होंने ना ऑलरेडी किसी में अपॉइंट कर लेता होगा। इतने दिनों से वो लोग मेरे साथ फॉलोअप कर रहे थे, एंड ऑल ऑफ सडन मॉर्निंग में 8:41 पर मेरे पास एचआर कंसल्टेंट का कॉल आ गया, आप वहाँ नहीं गए ना इंटरव्यू के लिए? आई सेड नहीं, मैं आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, तो मैं नहीं जा पाई। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो उन्होंने ऑलरेडी किसी को रिक्रूट कर लिया है। मतलब इमीडिएटली गुरुजी आपको आपके हर सवाल का जवाब दे देते हैं। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, एंड शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी संगत जी, आज मैं आपके साथ गुरुजी का एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ जो गुरुजी ने मुझे इस बार होली पर ब्लेस किया है। अगेन इट्स फुल ऑफ गुरुजी's लव एंड इमेंस ब्लेसिंग्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरुजी के वचन है मंगो नहीं मनो। एंड दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमें गुरुजी को बताना ही नहीं पड़ता है कि हमें क्या चाहिए, वो सब जानते हैं, वो हमें वो भी ब्लेस करते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। और ये इस बार की जो होली सत्संग की ब्लेसिंग्स हैं वो कुछ ऐसी ही हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस बार कुछ ऐसा होने वाला है, और गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, इनफैक्ट इतने बड़े कष्ट से बचाया, और मुझे एहसास भी नहीं होने दिया कि कोई कष्ट मेरे ऊपर आ रहा है। लेकिन मेरी फैमिली में मेरी रियल भाभी है जो मुझ पर बहुत ब्लैक मैजिक करती हैं, सालों से करती आ रही हैं जब से उनकी शादी हुई है। पर्टिकुलरली वो होली दिवाली पर मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ डेडली प्लान करती हैं। पिछले 14 सालों से उनकी कोशिश है, उनकी और उनकी मदर की, दे वांट टू किल मी, बट आज तक मुझे ना तो माता रानी ने, भोले बाबा ने कभी कुछ होने दिया। जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ तब से तो मतलब बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं वो लोग मेरा। इस बार भी होली से 1-1.5 महीना पहले ही आई थिंक उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई। वो लोग ब्लैक मैजिक में क्या करते हैं मुझे आइडिया नहीं है, बट आई थिंक कुछ थीम बेस्ड करते हैं। लाइक मेरे ऊपर पहले भी उन्होंने एक डेडली अटैक किया था जो थोड़ा सा जिसका इफेक्ट आया था, लेकिन वो मेरे लिए एक एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस था, एंड उस टाइम पर शायद उन्होंने डेट प्लान की थी। और इस बार भी मतलब मैंने जितने भी ब्लैक मैजिक्स मेरे ऊपर उन्होंने आज तक किए हैं, जब मैं उनको इवेलुएट करती हूँ तो मुझे मतलब वो रियलाइज होता है कि कभी जैसे वो किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को प्लान कर रहे हैं, कभी कुछ। और इस बार जो मैंने प्लान किया इट वाज लाइक रियली वेरी अमेजिंग थिंग, एंड जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। होली से 1-1.5 महीना पहले ही मेरे
सिर के बाल अपने आप कटने शुरू हो गए। मेरे 4 वीक तक लगातार बाल कटे हैं। मैं घर से बाहर नहीं जा रही हूँ, घर के अंदर मुझे कोई मिलने नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली मेरे बाल कटने शुरू हो गए थे। जब भी बाल कटते थे तो मेरी जैसे थोड़ी सी मतलब मैं फील करती थी कि कोई नेगेटिव एनर्जी, अपनी जान मुझे बंधी हुई सी लगती थी, लेकिन गुरुजी ने हमेशा उसे ब्लेस करके फटाफट उसे काट दिया। और इस बार 14 मार्च को जब मैं होली से पहले बड़े मंदिर गई, वहां पर आप सब लोगों को ध्यान होगा उस दिन गुरुजी ने बहुत ज्यादा स्नोफॉल करवाई थी। मॉर्निंग में स्नोफॉल हुई थी, लेकिन इवनिंग तक हमने स्नोफॉल वहां जाकर देखी, ओले पड़े हुए थे। एंड संगत भी बहुत ज्यादा आई थी उस दिन। मुझे पहले मंदिर में एंटर करने से पहले कुछ सेवादास के थ्रू पता चल गया था कि आज संगत बहुत ज्यादा आई है। तो जब मैंने मंदिर में एंटर किया और मैंने भी देखा कि मुझे लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे आज सेकंड शिवरात्रि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतनी ज्यादा संगत थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं बाहर बैठकर पहले थोड़ी देर दर्शन करती हूँ। जैसे गुरुजी का मुझे आदेश हुआ कि यहाँ बैठकर थोड़ी देर दर्शन कर, क्योंकि अंदर दरबार में जाने पर पता नहीं कितनी देर बैठने को मिले और ना मिले। मैं बाहर बैठी एंड बाहर जब मैं बैठी तो मुझे लिटरली ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी के वचन है कि जिन्हें संगत मंदिर विच आंदी उसे 10 गुना देवी देवता आंदे ने दर्शन करेंगे। एंड आई वाज लिटरली फीलिंग कि आज जैसे सारे देवी देवता दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। बाहर बिठाकर गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद फिर गुरुजी ने अंदर दरबार में बुलाया, दरबार में भी उन्होंने बिठाकर ब्लेस किया। एंड जब उसके बाद सेवादास जी का आदेश हुआ कि अब आप लंगर प्रसाद के लिए प्रस्थान कीजिए, आज्ञा लीजिए, तो मैं जब गुरुजी के आगे मत्था टेक कर आज्ञा लेने लगी, गुरुजी की गद्दी के जो बिल्कुल पीछे राउंड शेप वाला स्वरूप है, उस स्वरूप के फोरहेड में मुझे गुरुजी ने शेषनाग के दर्शन ब्लेस किए। सो आई वाज सो हैप्पी कि अरे वाह, आज तो गुरुजी ने शेषनाग के दर्शन दे दिए। वैसे सब संगत खुश हो जाती है दर्शन होने पर, आई वाज आल्सो लाइक दैट ओनली। बाहर आई तो गुरुजी ने चाय प्रसाद, जल प्रसाद एंड आई थिंक उस दिन ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था, वो ब्लेस किया। लॉन में बैठकर मैंने मतलब चाय प्रसाद एंड ब्रेड पकौड़ा प्रसाद की ब्लेसिंग्स ली। और खाने के बाद जब मैं उठी, आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड लाइक 7 o'clock इन द इवनिंग। तो जब मैं वहां से लॉन से जैसे बाहर स्टेप आउट कर रही थी, इतनी जबरदस्त गुरुजी ने टेलीपैथिकली ब्लेस किया कि उन्हें जाना नहीं है, बैठ। एक्चुअली जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी उस टाइम पर मुझे बहुत अनईजी सा फील होने लग गया था एकदम से। मतलब चिक्स में मुझे इतनी वाइब्रेशंस हो रही थी, गूज बम्प्स जैसे आ रहे थे। आई वाज एग्जैक्टली अनेबल टू फिगर इट आउट कि हो क्या रहा है। मतलब ये हीट इतनी जनरेट हो रही है, लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आंखें, मेरा चिक्स वगैरह सब बाहर निकल आएंगे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो जब गुरुजी का आदेश हुआ कि उन्हें बैठना है, तो दरबार के बिल्कुल बाहर स्टेयर्स के नीचे आपने देखा होगा सामने जो मार्बल का वो एक शेड सा बना हुआ है और बैठने के लिए भी बना हुआ है, तो मैं वहां जाके बैठ गई। एंड जैसे मैं बैठी, मुझे लिटरली आई फेल्ट कि गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे ब्लेस किया है। एंड उसके बाद शेषनाग जी ने मुझे अपना पूरा फन फैलाकर मेरे सिर के ऊपर मुझे ब्लेस किया है। एंड गुरुजी ने मुझे ऐसी पोजीशन पर बिठाया जहां पर मुझे सामने शिव जी की वो शेषनाग से कवर मूर्ति जो थी वो सामने से बिल्कुल क्लियर नजर आ रही थी। एंड डायरेक्टली इनफैक्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा था। लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे गुरुजी वहां से मुझे ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं शेषनाग जी से और शिव जी की मूर्ति से। गुरुजी तब तक मेरे पास ही खड़े रहे उस टाइम तक। एंड मतलब पूरा टाइम वो मेरे पास रहे। एंड मुझे लिटरली जैसे गुरुजी ने टेलीपैथिकली ब्लेस किया कि होने नहीं जाना है, मंत्र जाप करके जाना है। तो मैं मंत्र जाप तक के लिए 7 बजे का टाइम था जब मैं बैठी, 7:30 मंत्र जाप होता है। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है मंत्र जाप करके अब उठूंगी। एंड जो मुझे अनईजी सा फील हो रहा था बिकॉज वो इतना पावरफुल था ना, एंड डेफिनेटली वो दर्शन की वजह से नहीं था, क्योंकि पहले भी गुरुजी ने अक्सर जब भी दर्शन ब्लेस किए वो पॉजिटिव वाइब्स के साथ इस तरह की स्ट्रांग फीलिंग्स आती हैं, पावर फील करते हैं आप। लेकिन जो उस दिन मैं फील कर रही थी वो बहुत नेगेटिव एनर्जीज के साथ फील हो रहा था। तो मैं गुरुजी से उस टाइम पे बात कर रही थी कि गुरुजी की है मैंने समझ नहीं आ रहा तुसी मतलब की ब्लेस कर दे पे, मेरी कोई बीमारी कट दे पे हो ਜਾਂ कोई ब्लैक मैजिक है ਜਾਂ कुछ होर है, मैंने कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मैंने दसो। ये अरदास मैंने गुरुजी के आगे लगाई। धीरे धीरे मेरा वो जो मतलब इतनी हीट जनरेट हो रही थी, चिक्स और आईज जो मुझे लग रहे थे कि बाहर निकल आएंगे, वो सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। और गुरुजी मेरे पास ही खड़े रहे तब तक। फिर उसके बाद मंत्र जाप हुआ। तो मंत्र जाप के बाद दोबारा गुरुजी ने
ब्लेस किया, हुक्म दिया कि नहीं हुणे नहीं जाना, जब तक दरबार खुले होने, दरवाजा खुले होए है तब तक बैठ के ब्लेसिंग्स लैनिया ने। एंड 7:40 तक उस दिन दरबार खुला रहा। गुरुजी पास में ही खड़े रहे और वो इंश्योर कर रहे थे कि सब संगत जितनी भी उस टाइम पर आ रही है लास्ट मोमेंट पर सबको दर्शन हो जाए। 7:40 तक गुरुजी ने मुझे वहां बिठाया। दरबार क्लोज हुए तब मुझे गुरुजी ने वहां से जाने की आज्ञा दी। मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर घर वापिस आ गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी अरदास लगा चुकी थी। एंड हम सब जानते हैं कि गुरुजी हमारे हर सवाल का जवाब हमें जरूर देते हैं, किसी भी रूप में दें, किसी भी तरह से दें। इट हैपेंड ऑन 14th मार्च एंड 15th मार्च की मॉर्निंग को मैं ड्रीम देख रही थी। ड्रीम में मैंने देखा पहले तो मतलब कि मैं दरबार के बाहर खड़ी हुई हूँ, 3-4 आंटीज खड़ी हुई हैं और वो आपस में बात कर रही हैं। तो मैं उनको मतलब टोक रही हूँ कि आंटी कम से कम दरबार के बाहर खड़े होकर तो आप लोग बात मत कीजिए। तो अंदर से मतलब मैं गुरुजी से पूछती कि गुरुजी मैं कुछ गलत तो नहीं करी जी, मैंने टोक दी पे कितने मैं इन्होंने कर्म तो नहीं लेंदी पे अपने उत्ते। तो आगे से अंदर से मुझे दरबार में से गुरुजी की आवाज आ रही, नहीं बिल्कुल सही कर दी पे, गलत करेंगे तो टोकना ही हैगा। उसके बाद फिर गुरुजी बाहर हम संगतों के बीच में आ जाते हैं। गुरुजी हम सबको बोलते हैं कि आज मैं सारे ने ब्लेस करन आए थे। एंड देन एक अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी नहीं, गुरुजी बोलते हैं कि मैं इतने ब्लेस करन आया सारे नु, मांग लो तुसी जो मांगना है। तो मैं गुरुजी से विश करती हूँ कि गुरुजी मुझे आपके दर्शन चाहिए। और जैसे मैं गुरुजी के दर्शन विश करती हूँ, गुरुजी की मुझे बैक साइड नजर आती है। उनकी हाइट थोड़ी सी नॉर्मल जैसे हम उनके स्वरूप में देखते हैं उससे ज्यादा नजर आती है। यू कैन से कि मतलब विराट स्वरूप में वो मुझे एक तरह से दर्शन दे रहे थे, थोड़े से स्लिम लगते हैं। एंड उनका हेड पोर्शन मुझे नजर आता है जो बहुत ही ज्यादा फेयरी नजर आता है, बहुत ज्यादा। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। मैं सिर्फ लिटरली इतना कह सकती हूँ कि दूध की तरह सफेद नजर आने लगता है। एंड देन एक अंकल की मुझे आवाज सुनाई देती है कि आंटी क्या आप ही, आज तो गुरुजी आपको कुछ भी ब्लेस कर सकते थे, आपने मांगा भी तो क्या दर्शन मांगे। एंड उसके बाद फिर गुरुजी मुझे अपने साथ लेकर खड़े हो जाते हैं और मुझे सामने की तरफ इशारा करके कहते हैं ए वेख। एंड सामने मुझे वो एक विजन दिखा रहे हैं। विजन में मैं देख रही हूँ कि एक आंटी की डेड बॉडी को पंखे से जो लटकी हुई थी नीचे उतारा जा रहा है, मतलब पंखे से जो फांसी लगी हुई थी उससे नीचे उतारा जा रहा है। 4-5 अंकल जो है वो उसे नीचे उतारे, वो शायद मैं थी। एंड उन 4-5 अंकल्स में 2 शायद मेरे ब्रदर्स भी थे। फिर मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई देती है। गुरुजी मुझे कहते हैं ए देख ले, तेरे लिए इस बारी होली ते ए प्लान किया ना लोगों ने, पर मैं एडवांस विच ही कट दिता है, चिंता ना करी। जय गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली ब्लेसिंग। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस बार वो लोग मेरे लिए इस तरह से कुछ फांसी का प्लान करेंगे। एंड एनीवेज ये ब्लेसिंग्स यहीं पर कंप्लीट नहीं होती हैं, आगे भी और भी ब्लेसिंग्स हैं। देन उसके बाद फिर होली से एक दिन पहले जिस दिन होलिका दहन होता है, मेरी भाभी अपने पेरेंट्स के यहाँ चली गई क्योंकि वो अपनी मदर के साथ मिलकर ये सब करती हैं। एंड एक्सक्यूज देकर कि मुझे होली नहीं करनी है। लास्ट ईयर भी वो गई थी, तब भी उन्होंने मेरे लिए कुछ डेडली प्लान किया था, गुरुजी ने उसे भी बिल्कुल फेल कर दिया था मेरे पर, वो तब भी इफेक्टिव नहीं हुआ था। और इस बार भी वो कुछ ऐसी प्लानिंग के साथ गई एंड बोल कर गई कि मैं नेक्स्ट डे होली वाले दिन शाम को 5-6 बजे तक वापस आ जाऊंगी। जब वो जा रही थी तो आई वॉज लाइक हैप्पी कि ठीक है जाओ, मेरे तो गुरुजी ने एडवांस में ही काट दिया हुआ जो भी आपने मेरे लिए प्लान किया है। इनफैक्ट जिस दिन गुरुजी ने मुझे वो 15th को जब वो ब्लेसिंग्स दी थी ड्रीम की, तो मैं जब अपनी मम्मा को बता रही थी सत्संग, मैंने मम्मा को सुनाया कि मम्मा आज मैंने गुरुजी के ऐसे ऐसे ड्रीम में दर्शन किए और गुरुजी ने ये ब्लेसिंग्स दी हैं। तो आई आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सत्संग आई वाज लिटरली लाइक डांसिंग लाइक अ किड। मैं तो मेरी भाभी हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हैं, तो मैं लिटरली अपना हाथ थंब ऊपर उठाकर ठेंगा दिखाकर कर रही थी कि कर लो तुझे जो भी करना है। मेरे गुरुजी ने तो एडवांस विच सारिया नेगेटिविटियां कट दित्तियां, सारे टोटके कट दिते ने, ठेंगा जी ठेंगा। आई वाज डांसिंग लाइक अ किड। एंड जब वो गई तो तब भी मेरी वही सेम फीलिंग एज इट इज थी कि जाओ जो करना है करो, गुरुजी ने तो एडवांस में ही काट दिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मतलब लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दिल में एक बात थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब इन्होंने किया था तब मेरे ऊपर नो डाउट कि गुरुजी ने कष्ट को नहीं आने दिया, लेकिन एक सेकंड के लिए 1 सेकंड नहीं 2-3 मिनट का एक नाइटमेयर मुझे आया था जिसमें मुझे मतलब कोई मेरे लेग्स से खींच कर घसीट कर शमशान में लेकर जा रहा था। एंड वो बिल्कुल लाइक नियर टू डेथ वाला एक्सपीरियंस था। तब भी मैंने गुरुजी का सिमरन जैसे ही किया, नींद में एकदम से वो चीज वानिश हो गई और गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था। तो माइंड में वही चीज आ रही थी कि क्या मतलब इस
इस बार भी लास्ट ईयर जैसा कुछ होगा ऐसा, मतलब चाहे 5-10 मिनट का ही कोई नाइटमेयर आएगा क्या मुझे, वो कहीं ना कहीं था थॉट मेरे माइंड में। सो होली के नेक्स्ट डे, नॉट होली के नेक्स्ट डे, होली वाले दिन मुझे मॉर्निंग में ड्रीम आ रहा है कि मैं ड्रीम में देख रही हूँ मेरी भाभी जो है 10-11 बजे का टाइम है और घर पर वापस आ गई है और वो अपने पेरेंट्स के यहाँ से कुछ ग्रेप्स वगैरह लेकर आई हुई है। मैं उनके हाथ में देख रही हूँ, फिर वो थोड़ी देर बाद मुझे किचन में नजर आती है। तो मैं अपने घर में किसी फैमिली मेंबर से, मे बी माई मॉम, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि जल्दी वापस कैसे आ गई, इस दिन तो शाम को आना था। तो मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दे दे और जरा ना दोनों ने टोटका प्लान कितना सी ना फेल हो गया, ताई छेती आ गई है घर वापस। मतलब गुरुजी ने क्लियर कर दिया कि जो तेरे ऊपर इस बार प्लान किया गया था उसे मैंने 100% फेल कर दिया है। सो यू नीड नॉट टू वरी। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स मतलब इतनी हैं, उन्होंने मुझे छोटी होली एंड बड़ी होली दोनों दिन सत्संग में ब्लेस करके घर पर मुझे सत्संग करवाया और अपनी चरण शरण में बिठा कर रखा। होली वाले दिन भी गुरुजी ने मुझे शाम को बड़े मंदिर बुलाया एंड बड़े मंदिर में इतने सुंदर सुंदर दर्शन, इतने मीठे मीठे शब्द कीर्तन सुनाए। एंड जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी तो मेरे ऊपर गुरुजी ने अमृत वर्षा भी की। सिर्फ एक ही ड्रॉप मेरे ऊपर गिरा एंड उस वक्त मुझे लगा कि मेरी बारिश होने वाली है, बट उस दिन बारिश नहीं हुई थी। गुरुजी की अमृत वर्षा के रूप में मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी। एंड इस तरह से गुरुजी ने सारे कष्ट को काट दिया, जो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इस बार ये लोग मेरे लिए ब्लैक मैजिक कुछ फांसी देने के लिए प्लान कर रहे हैं। सॉरी, उसे गुरुजी ने सिर्फ एक ही झटके में काट दिया। तो संगत जी, गुरुजी की शरण में जब हम हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जिसे जो करना है करें, बस गुरुजी का सिमरन करते रहिए, उनका नाम जपते रहिए, गुरुजी से प्यार करते रहिए और वो हर पल हमारे अंग संग है, हमारे साथ साथ है। जय श्री गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी। लव यू लव यू लव यू, जस्ट लव यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। Again, I would like to share another very beautiful, lovely satsang. मतलब इस सत्संग को अगर आप सुनेंगे तो आप भी वैसा ही महसूस करेंगे जैसा मैं कर रही हूँ कि गुरुजी सिर्फ हमें हमारे काल से, यमदूतों से, ब्लैक मैजिक से ही नहीं बचाते हैं। इनफैक्ट हमें एश्योरेंस देते हैं कि वो हमेशा 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 हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। ये सत्संग गुरुजी ने मुझे सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग के बीच में ब्लेस किया। रात को सैटरडे नाइट 3:35 से स्टार्ट हुआ, जो मॉर्निंग में चला एंड नेक्स्ट डे बड़े मंदिर जाने तक कंटिन्यू रहा। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी अपने कुछ सत्संग में शेयर किया था कि मैं अपने सराउंडिंग्स में नेगेटिव एनर्जीज को फील कर रही थी। एक्चुअली देयर समबडी इन माय रिलेशनशिप जो मुझे पर्सनली डिसलाइक करते हैं बहुत ज्यादा, एंड एज शी एंड हर मॉम दे बोथ आर इनटू ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो अक्सर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी करते रहते हैं। इनफैक्ट 2013 में भी दे डिड द सेम थिंग। मुझे इस बार भी वही फीलिंग आ रही थी कि होली पे फिर से शायद मेरे साथ कुछ ब्लैक मैजिक होने वाला है। मैं नेगेटिव एनर्जीज को फील कर रही थी। 2013 में भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने मेरे पर ब्लैक मैजिक किया होली वाले दिन। एंड नेक्स्ट डे होली की 27 मार्च की होली थी एंड 28 मार्च को मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई एंड आई वाज लिटरली ऑन डेड बेड। 3 दिन तक मैं आईसीयू में थी। यमराज जी मुझे लेने आए थे एंड तब मुझे भोले बाबा पार्वती माँ ने आकर बचाया था। एंड उस टाइम पर भी रब ने उनको उनकी बुराई का जवाब दिया था, जैसे उन्होंने मेरे लिए प्लान किया था। इनफैक्ट जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, 1 हफ्ता पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं वॉशरूम में फेस वॉश कर रही थी एंड पीछे से जिन जैसे कोई रोबोट सी थिंग थी जिसने मुझे गर्दन से एकदम दबोच लिया, ग्रैब किया एंड मतलब मुझे बोला कि इस बार तो मैं तुझे मार के ही दम लूंगा। एंड उस टाइम पर मुझे ये था कि मुझे अपना ध्यान रखना होगा, मेरे सराउंडिंग्स में नेगेटिव एनर्जीज हैं। लेकिन शायद उस टाइम पर उन लोगों ने ब्लैक मैजिक इतना स्ट्रांग वाला किया था कि मैं हॉस्पिटल तक पहुंच गई और 3 दिन आईसीयू में अनकॉन्शियस पड़ी रही, बिल्कुल डेड बेड पर थी। इट वॉज जस्ट नियर टू डेथ एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड रब ने उनको जवाब दिया। 28 मार्च को उन लोगों ने मेरे लिए प्लान किया था और वो आंटी का बेटा जिसकी एज सिर्फ 40 इयर्स थी, 28 अप्रैल को गॉट एक्सपायर्ड। एंड
वो जो उनकी डॉटर हैं जो ये सब मेरे साथ करती हैं, उनको भी मतलब रब की लाठी पड़ी है। एवरी नाउ एंड देन नाउ शी गेट्स दी फिट्स, बट फिर भी अक्ल नहीं आती है क्योंकि लोग ईगो में, रिवेंज में इतने अंधे हैं कि वो सब चीजें बार बार करते हैं। मेरे साथ भी इस बार मुझे इसलिए फील हो रहा था, रीजन भी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिंस जनवरी इट्स हैपनिंग कि मैं जब भी बड़े मंदिर जा रही थी, किसी सत्संग में जा रही थी, वहां से आने के बाद मुझे बहुत हाई फीवर होने लग गया था। एक्चुअली गुरुजी ने उससे पहले मुझे 2 सत्संग ब्लेस किए ब्लैक मैजिक वाली। तो उन सत्संग में मैंने पढ़ा कि कैसे सुखी आंटी का गुरुजी ने ब्लैक मैजिक अपने ऊपर लिया था और उसको काटा। एंड सिमिलरली दूसरी आंटी का जब ब्लैक मैजिक काटने के लिए गुरुजी ने उनको लंगर प्रसाद वहाँ बड़े मंदिर में करवाया, तो वहीं बड़े मंदिर के वॉशरूम में उनमें वॉमिटिंग्स की और सारा ब्लैक मैजिक कर गया। एंड सिमिलरली इट वॉज हैपनिंग विद मी ऑल्सो। जब भी मैं दर्शन करके आती थी मुझे हाई फीवर हो रहा था। सो आई अंडरस्टूड कि डेफिनेटली गुरुजी मेरे ऊपर जितना ब्लैक मैजिक है उसको काट रहे हैं। बट मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ नया ब्लैक मैजिक मेरे साथ होने वाला है। बट मिड ऑफ द ज्ञान आई अंडरस्टूड देयर समथिंग रॉन्ग नाउ। रीजन बिंग, मैंने जैसे सत्संग में पहले भी शेयर किया कि मैं स्टेयर्स में स्लिप हो गई। एंड जब मैं स्टेयर्स में स्लिप हुई मैंने उसे एक एक्सीडेंट समझा था। मैंने सोचा था कि मे भी हो सकता मैं नींद में थी, शायद इस वजह से मैं स्लिप हो गई। बट एक्चुअली दैट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। वो अगेन कुछ ब्लैक मैजिक ही था क्योंकि स्लिप होने के अगेन 6-7 दिन के बाद मुझे जब मैं स्टेयर्स उतर रही थी, सेम स्टेयर्स, तो मुझे लगा मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया है और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। बट फॉर्चुनेटली आई वाज सो केयरफुल दैट टाइम, तो मैंने दरवाजा पकड़ लिया था और मैं गिरने से बच गई थी। एंड उस टाइम पर गुरुजी ने मुझे ब्लेस करवाया था। एक संगत आंटी से मुझे फोन करवाया था, मुझे इशारा दिया गया था। गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि बेटा तुझे पैरालाइज करने की कोशिश की गई है, तेरे नसीब में पैरालाइज होना लिखा था, जिसे मैंने सीढ़ियों में गिरने के बाद कटवा दिया। उसके बाद फिर मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरे मतलब मैंने सपने में पहले देखा कि मेरा हाथ कट गया है, कटा हुआ हाथ देखा। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत को सिर्फ एक फ्रैक्चर में डाल दिया। और फिर वहां पर सत्संग में जब मुझे वो कटे हुए हाथ वाले अंकल मिले तो अगेन मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि बेटा तेरा ये हाथ कटना था, जिसे मैंने सिर्फ एक मामूली से फ्रैक्चर में काट दिया। एंड फिर उसके बाद 4 दिन के बाद दोबारा मेरे फ्रैक्चर में कॉम्प्लिकेशन, मॉर्निंग में जब उठी तो मतलब कड़क की आवाज जैसे किसी ने जोर से ठोका हो, जैसे हम कोई चीज लेकर अखरोट या बादाम तोड़ने की कोशिश करते, इस तरह से लगा। एंड सेम डे मुझे उस दिन सपना भी आया कि मेरे बॉडी के राइट पार्ट को आरी से चीरा जा रहा है। एंड डॉक्टर ने भी हॉस्पिटल जाने पर मुझे बोला कि आपकी सर्जरी की पॉसिबिलिटीज बन रही थी लेकिन आपको आपके रब ने बचा लिया। तो ये सब जब इंसिडेंट हुए आई वाज सो स्केयर्ड ऑफ, बिकॉज मैं तब तक बिल्कुल समझ चुकी थी कि अब कुछ ब्लैक मैजिक चल रहा है। एंड फिर वो बंदी जिनकी मैं बात कर रही हूँ जो लाइक शी इज इनटू द ब्लैक मैजिक, होली से एक दिन पहले वो अपनी फैमिली को, हस्बैंड, बच्चों को छोड़ के अपने मायके चली गई क्योंकि उन्हें एज वी नो कि होली पर बहुत स्ट्रांग, होली एंड दिवाली पर स्ट्रांग वाले ब्लैक मैजिक्स होते हैं। ये बहुत खास दिन होते हैं इन तंत्र मंत्र को करने वाले लोगों के लिए। तो वो जब गई तो मुझे और भी क्लियर हो गया कि यस नाउ शी इज प्लानिंग टू डू समथिंग रॉन्ग विथ मी अगेन। और इसी वजह से मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी प्लीज सेव मी। मतलब मेरे दिल में आ रहा था और मैं होली जो थी गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, जो गुरुजी ने मुझे वर्मा अंकल के यहाँ सत्संग में ब्लेस भी किया और मुझे एश्योरेंस दी कि बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। So after Holi on 8th night, means Saturday night, it happened with me. रात को 3:35 पर मुझे बहुत तेज एक आवाज सुनाई थी, जैसे बहुत सारे चिमटे जो होते हैं जो कीर्तनों में बजाए जाते हैं, वो चिमटे एक साथ किसी ने बजा दिए हों। और वो चिमटों का साउंड कुछ ऐसा था जैसे मतलब चलने कोई बहुत तेज तेज चल रहा है और उससे वो साउंड क्रिएट हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि मैं जब नींद में मेरी आत्मा जो भी शब्द सिमर रही होती है, गुरुजी मुझे उससे ही रेलेवेंट कुछ ना कुछ उस दिन ब्लेस करते हैं। उस दिन एक्चुअली सैटरडे नाइट को मैं रात को 10-10:30 बजे ही डिनर खाकर थोड़ी देर के लिए सो गई थी और 12:30 बजे के करीब मेरी आंख खुली। तो जब मैं उठी थी तब मैं सिमरते हुए उठी थी, मैं बिन गुर देखे नींद ना आए।
तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि अच्छा आज गुरुजी मुझे दर्शन देंगे, क्योंकि इस लाइन का मतलब यही बनता है कि गुरु को देखे बिना मुझे नींद नहीं आएगी। तो जब मुझे वो साउंड सुनाई दी और मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसे लगा कि शायद गुरुजी की प्रेजेंस है वो, एंड एक्चुअली इट वॉज गुरुजी's प्रेजेंस। आवाज सुनने के बाद मैं उठी, मैंने उठकर एक गिलास पानी पिया, गुरुजी के स्वरूपों को नमस्कार किया, मत्था टेका और फिर से लेट गई। लेटने के बाद जब मैंने आंखें अपनी बंद की तो मुझे गुरुजी ग्रीन चोले में नजर आए। मेरे आसपास वो चक्कर लगा रहे थे, राउंड लगा रहे थे, एंड सरप्राइजिंगली गुरुजी, मतलब जिस रूम में मैं सोई हुई थी वो अच्छा खासा बड़ा रूम है, लेकिन गुरुजी सिर्फ उतने ही एरिया में राउंड लगा रहे थे जितने एरिया में मैं थी। बहुत छोटे से एरिया में वो बार बार राउंड लगा रहे थे, और उनका वो स्वरूप मैंने पहली बार देखा था। उन्होंने अपने हाथ पीछे की तरफ बांध रखे थे और राउंड लगा रहे थे। उनके फेस पर नेगेटिव एक्सप्रेशन थे। एक एक्सप्रेशन था गुस्से वाला, कि अब उन्हें जैसे गुस्सा आ गया है, जैसे हम काली माता का रूप देखते हैं जब वो नेगेटिव एनर्जीज पर उनको गुस्सा आता है, सिमिलर दैट काइंड ऑफ गुस्से वाला था। और दूसरा, उनके फेस पर मुझे एक फादरली, जो एक अपने बच्चों के लिए चिंता होती है, फिक्र होती है, वो नजर आई। ये दर्शन चलते रहे और मुझे नहीं मालूम फिर उसके बाद मुझे कब नींद आ गई। फिर मेरी 4:45 बजे के करीब दोबारा आंख खुली, मम्मा भी जागी थी तो लाइट चली रूम की, तो मुझे पता चला, मैं फिर से सो गई। एंड फिर उसके बाद 5 बजे के आसपास का टाइम था, 5 से लेकर 5:05 के बीच का टाइम। मैं सपने में देखती हूँ कि हमारे घर की 2 वॉल्स पर, जहाँ पर कोई एलसीडी स्क्रीन नहीं है, उन पर स्मॉल साइज की, मतलब मैं स्क्रीन देख रही हूँ, वॉल पर मैंने स्क्रीन देखी, मैं देखती हूँ कि वहाँ पर कोई सीरियल चल रहा है जो एकदम से ब्लड मुझे नजर आने लगता है, एकदम से काला काला डार्क हो जाता है, बहुत गंदे वाला डार्क शेड, जो जनरली जब किसी इंसान का आखिरी वक्त नजदीक आता है तो उस टाइम पर होता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब एक बार देख चुकी हूँ, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जब लास्ट टाइम मेरे साथ वो ब्लैक मैजिक हुआ था 2013 में। फिर मैं देखती हूँ कि दूसरी वॉल पर सिमिलर काइंड ऑफ मतलब जैसा ही स्क्रीन है और फिर से कोई सीरियल चल रहा है और वो एकदम ब्लर्ड हो रही है पिक्चर और बहुत डार्क नजर आने लगी है मुझे। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि मैं बेड पर लेटी हूँ और मेरी लेग्स एकदम से ऊपर उठ गई हैं। फिर उसके बाद मैं वापस अपने बेड पर आती हूँ, मैं नींद में हूँ, एंड मुझे रियलाइज होता है कि किसी ने मेरी टांगों को बहुत हार्शली होल्ड किया हुआ है काफ मसल से, और मुझे घसीट कर जैसे शमशान की तरफ लेकर जा रहा हो। और मैं एकदम से अपने आप से सवाल करती हूँ कि क्या मेरा आखिरी वक्त आ गया है गुरुजी। मैं जैसे ही बोलती हूँ गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मैंने इतनी जोर जोर से जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी के 3 बार जयकारे लगाए, जितने शायद आज तक मैंने वैष्णो देवी में भी कभी नहीं लगाए होंगे, इतने ऊंचे जयकारे। और मेरी जयकारों की आवाज सुनकर मेरी मम्मा और मेरा ब्रदर दोनों जाग गए। और सेम टाइम पर गुरुजी ने बाहर ओलों की बारिश करवा दी। एक अंकल हैं अमित अंकल ग्रुप में, उनकी एक शायरी में मैंने एक बार पढ़ा था कि सदगुरु जब अपने बच्चों पर उनके दुख काट कर जब मेहर करते हैं तो वो बारिश बरसाते हैं। एंड सिमिलरली गुरुजी ब्लेस्ड मी। उन्होंने मेरे सिर के ऊपर से इतना बड़ा दुख काटा जो शायद ब्लैक मैजिक की वजह से था, क्योंकि होली के बिल्कुल 2 दिन के बाद फिर से मेरे साथ वही एक्सपीरियंस हुआ कि कोई मुझे घसीट कर शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहा था। और वो होल्डिंग इतना स्ट्रांग था कि 1 घंटे के बाद भी आई कुड फील, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी किसी ने मेरे लेग्स को वहां से होल्ड करके रखा हुआ है। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सिर्फ यहाँ तक ही ब्लेस नहीं किया बचाकर, उनकी ब्लेसिंग्स कंटिन्यू रही सारा दिन। मैं उस दिन बहुत मतलब फील कर रही थी, मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं जाकर बड़े मंदिर जाऊं और जाकर गुरुजी से मिलूं। गुरुजी ने ब्लेस किया, शाम को मुझे बड़े मंदिर बुलाया मेरी फैमिली के साथ। नाउ सी दी ब्लेसिंग्स। जब छतरपुर के सिग्नल से हमने टर्न लिया, हम हमेशा जब भी वहां से टर्न लेते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर कोई संगत वहां खड़ी है तो उन्हें अपने साथ ले जाए। उस दिन भी हम रुके, वहां पर एक अंकल खड़े हुए थे, सरदार जी अंकल थे, ग्रीन कलर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ग्रीन कलर की पग एंड ग्रीन कलर का स्वेटर पहना हुआ था। मेरा भैया ड्राइव कर रहा था, मैं फ्रंट सीट पर भैया के साथ बैठी हुई थी।
वो मेरी साइड वाले विंडो पर आए और इतना प्यार था उनके फेस पर, इतना प्यार था, मतलब आई वॉज जस्ट मिसमराइज्ड। उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब पूछा नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ प्यार से देखा और मैंने उनसे पूछा बड़े मंदिर अंकल। उन्होंने गर्दन हिलाई तो मेरे ब्रदर ने बोला अंकल आप उधर से घूम कर आ जाइए। उन्होंने दूसरी साइड से घूम कर आने के लिए अंकल को बैठने के लिए बोला और मैं सच में बहुत हैरान हो रही थी। उनके चेहरे पर जो इतना प्यार था, इतना वो मुझे श्रद्धा भाव नजर आ रहा था। आई वॉज सो मिसमराइज्ड विद दैट। मैं उस टाइम पर समझी ही नहीं कि वो क्या था, वो मुझे बाद में समझ में आया। अंकल जब बैठे, हमारी आदत है जब भी संगत बैठती है, गाड़ी से उतरते हैं, हम उन्हें जय गुरु जी बोल के विश करते हैं, वो भी हमें करते हैं। मैंने उन्हें जय गुरु जी बोला, बैठते हुए भी उतरते हुए भी। उन्होंने दोनों ही बार मेरे जय गुरु जी का मुझे रिप्लाई नहीं दिया और मैं हैरान थी, सच में मैं हैरान हुई कि एक ऐसी इंसान जिनके फेस पर इतना श्रद्धा भाव है, इतना प्यार है, वो जय गुरु जी को भला जय गुरु जी कहकर रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। ये गुरु जी की लीला थी जो मैं समझी नहीं। जल्दी हो ना श्रद्धा भी हमारी कच्ची है, मेरी तो बहुत ही कच्ची है और ये मुझे रियलाइज हुआ इस सत्संग से। खैर अंकल जब बैठे तो ऑलरेडी एक शब्द चल रहा था, शायद एक तेरा सहारा मिल जाए दाता चल रहा था, आई थिंक सो। जैसे ही हमने छतरपुर का मंदिर क्रॉस किया वो शब्द कंप्लीट हुआ और दूसरा शब्द शुरू हो गया, नी मैं उच्चियां पागा वाली, मेरी कुटिया दे पाक जगाए ने, आज गुरु जी मेरे घर आए ने। जैसे वो शब्द शुरू हुआ मेरी आंखें बंद हो गई एंड उसके बाद मुझे गुरु जी सेम ग्रीन चोले में मेरे घर के ड्राइंग रूम के सोफा पर मुझे बैठे हुए नजर आए एंड पूरे शब्द में गुरुजी ने मुझे वहीं ड्राइंग रूम में दर्शन दिए। उसके बाद भी जो नेक्स्ट शब्द शुरू हुआ गुरुजी ने उसमें भी मुझे वहीं ड्राइंग रूम में बैठकर दर्शन दिए। एंड बाद में जब हम लोग वहाँ बड़े मंदिर पहुंचे, हमारी मम्मा जब भी हमारे साथ जाती है, इनफैक्ट माय ब्रदर्स दे ऑलवेज क्रैक दी जोक कि आज तो हमारे साथ एंट्री पास जा रहा है। एक्चुअली गुरुजी को मेरी मम्मा का मालूम है कि फिजिकली शी इज नॉट एज मच फिट कि वो वहां से शटल सेवा ले सके और अंदर कंफर्टेबली पहुंचे। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि मम्मा जब भी हमारे साथ जाती हैं गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, हमारी गाड़ी सीधा अंदर वाली पार्किंग में जाती है, हमें बाहर पार्क नहीं करना पड़ता है। बट उस दिन हमने रिक्वेस्ट भी की सेवादार अंकल को, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं अंकल अंदर जगह नहीं, आप बाहर ही गाड़ी पार्क कीजिए, हम आंटी को शटल सेवा से ड्रॉप करवा देते हैं। इतना उन्होंने कहा तो मैं, मम्मा एंड वो अंकल हम तीनों गाड़ी से उतर गए और हम लोग साइड में रोड क्रॉस करके आकर खड़े हो गए एंड ब्रदर्स दोनों गाड़ी की पार्किंग के लिए आगे निकल गए। ये गुरुजी की लीला थी। वो शायद वो अंकल को वहां ड्रॉप करवाना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अंकल हमारे साथ अंदर बड़े मंदिर तक जाएं। एंड ब्रदर जब पार्किंग ढूंढ रहा था उसको पार्किंग नहीं मिली, वो यू टर्न लेकर वापिस आया कि पार्किंग देखो शायद इस साइड पर कहीं पर। अंदर भैया ने नोटिस किया कि अब गाड़ी अंदर वाली पार्किंग में जाने दे रहे हैं, तो भैया अंदर वाली पार्किंग में कार ले आया और हम दोनों मम्मा और मैं साइड में ही खड़े हुए थे, हमें बिठाया और बड़े मंदिर आ गए। उस दिन मैं गुरुजी की लीला को नहीं समझी क्योंकि मेरी श्रद्धा अभी भी बहुत कच्ची है, बहुत 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 कच्ची है। बट आई एम श्योर कि उस दिन वो अंकल नहीं थे, वो अंकल गुरुजी थे, क्योंकि वो अंकल की स्माइल बिल्कुल गुरुजी वाली स्माइल थी, एब्सोल्युटली गुरुजी वाली स्माइल थी। मैं उनके फेस को देखकर बिल्कुल वैसे ही मेस्मराइज हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई एंड बड़े मंदिर जाकर मैंने गुरुजी के स्वरूप देखे थे। वो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी, आई एम श्योर कि वो गुरुजी ही थे और वो अंकल नहीं थे। एंड क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे जय गुरु जी पर दोनों ही बार रिप्लाई भी नहीं किया, सो दैट इज कंफर्म्ड कि वो गुरु जी थे। लेकिन मेरी श्रद्धा इतनी कच्ची है कि मैं अपने रब को जब वो इस तरह से मनुष्य चोले में मेरे सामने आए मैं पहचान ही नहीं पाई। माफी गुरु जी, आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी बड़ी नेगेटिविटी को काटा, मेरी लाइफ को फिर से सेव किया, सब नेगेटिविटीज को मुझसे दूर किया और ब्लेस करने के लिए आप मनुष्य चोले में सामने भी आए।
उस दिन जैसे अब रात को फिक्र में मेरे आसपास घूम रही थी, बिल्कुल एक पापा वाली फिक्र थी आपके फेस पे। थैंक यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। शुक्राना फॉर एवरीथिंग। गुरुजी आज हाथ जोड़ती एक विनती है, मेरी श्रद्धा बहुत कच्ची है होने दी, मैनू ਇਹੋ जी श्रद्धा है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ भक्ति बख्शो कि तुसी जदों भी जिस किसी भी रूप विच मेरे सामने आओ, ਤੁਹਾਡੀ गली दी ਤੁਹਾਨੂੰ पहचान ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ अपना मत्था टेक देवे। लव यू गुरु जी, अपने जोगा बना लो गुरु जी, बस अपने जोगा बना लो। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, जस्ट लव यू एंड शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, जय गुरु जी बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। जय गुरु जी की। आई थिंक इट हैपेंड इन लास्ट ईयर। एज यू नो कि गुरु जी हमें अपने सत्संग के थ्रू ब्लेसिंग्स देते हैं, और जनरली आप अगर देखो सत्संग के थ्रू जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो हमें एडवांस में ही मिल जाती है, कष्ट आने से बहुत पहले। लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ कि मेरे ऊपर कष्ट आने वाला था शायद, एंड इसलिए गुरुजी ने मुझे एडवांस में ही वो ब्लेसिंग दी। जैसे कि गुरुजी महाराज जी के वचन है कि सत्संग शेयर करने वाले को, मतलब सुनने वाले को भी एंड बोलने वाले को, दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं घर पर आई बड़े मंदिर से दर्शन करके, आई थिंक दैट इज ऑल्सो मंडे, तो कुछ 9:30 के आसपास मैं घर वापस आई। एंड मैं जब तक मतलब बड़े मंदिर रहती हूँ, बड़े मंदिर या ऑन दी वे जब भी अप एंड डाउन करती हूँ, तो मैं व्हाट्सएप को हाथ भी नहीं लगाती। मैं बस अपना शब्द कीर्तन सुनते हुए जाती हूँ, शब्द कीर्तन सुनते हुए वापस आती हूँ। तो जैसे ही घर में एंटर किया, घर पर आने के बाद अपनी ब्लेसिंग्स घर लेकर आने के बाद ही मैं उसके बाद अपना मोबाइल ओपन करती हूँ, और कोई कॉल्स हो या मैसेजेस हो तो चेक करती हूँ। सो इट हैपेंड दैट डे ऑल्सो। आफ्टर रीचिंग होम मैंने अपना जब मोबाइल ओपन किया, ओपन करते फर्स्ट ग्रुप में मुझे एक आइस का सत्संग पढ़ने को मिला, जिसमें आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया था। शी वॉज NRI एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक शी वॉज इन इंग्लैंड। कि मतलब वो जब इंडिया आई तो इंडिया आने पर उन्होंने अपने लिए कलर्ड लेंसेज खरीदे थे। एंड एज वी नो लाइक कि कलर्ड लेंसेज की जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम 30 वियरिंग्स होती है, बट आंटी को ऑप्टिशियन ने मिसगाइड किया कि आप ये 6 मंथ्स तक वेयर कर सकते हो। आंटी ने वहां पर वापस इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने इंडिया से इसलिए खरीदे थे कि थोड़ा सा इकोनॉमिक होता है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। तो उन्होंने वापस जाने के बाद उसकी रेगुलर वेयरिंग स्टार्ट की, एंड जैसे 30 वेयरिंग्स होगी तो ऑब्वियसली उसका मतलब जो केमिकल इफेक्टिव केमिकल का साइड इफेक्ट था वो तो होना ही था। तो वो स्टार्ट हुआ एंड उसकी वजह से आंटी की रेटिना पर रैशेस आ गए। तो आंटी ने मतलब नेक्स्ट डे जाकर जब अपने वहां पर ऑप्टिशियन को दिखाया तो उनका ऑप्थोमोलॉजिस्ट उनको बोलता है कि आपको तो आपके भगवान ने बचा लिया, अदरवाइज मतलब इसमें से केमिकल लीक होना शुरू हो गया था और आपके रेटिना पर जिस तरीके से रैशेस आए हैं, बुरी तरह से क्रैक्स आए हैं, आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। बट गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और उनकी आईज को सेव कर दिया, एंड डॉक्टर ने उन्हें कुछ मेडिसिन वगैरह लिख कर दी। तो उसने बोला कि ये थोड़े टाइम के बाद ही आपकी आईज जो है वो ठीक हो जाएंगे, एंड एटलीस्ट यू कैन वियर द लेंसेज बन सके। तो ये ऐसा सत्संग आया था, और मैंने आते ही इमीडिएटली पढ़ने के बाद उस टाइम पर मैं कुछ आई वॉज हैविंग मोर देन लाइक 70-75 ग्रुप्स, मैंने सब ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दिया। तो जैसे मतलब मुझे सत्संग के थ्रू ब्लेसिंग्स मिली और फिर मैंने उसे आगे फॉरवर्ड किया, उसमें भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली। एंड दैट डे व्हाट हैपेंड, मैं बहुत टायर्ड थी। मतलब मैं ज्यादा कुछ खास मेकअप नहीं करती हूँ, बट यस आई यूज लाइक काजल एंड लिपस्टिक मैं यूज करती हूँ। तो उस दिन मतलब ये हुआ कि घर आने के बाद मैंने पहले डिनर किया, एंड फिर मैं इतनी टायर्ड थी ना, तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा मैं ना थोड़ी देर के लिए ना स्ट्रेच कर रही हूँ, फिर उठ कर ना मैं आराम से चेंज वेंज करती हूँ और फिर सोऊंगी। मैं ऐसे ही मतलब जो ड्रेस मैंने पहन रखी थी, बाहर मंदिर पहन कर गई थी, उन्हीं कपड़ों में मैं विदाउट मेकअप रिमूव किए मैं सो गई।
स्ट्रेच किया, मैंने थोड़ी देर के लिए नैप लेने के लिए लेटी थी, बट मैं इतनी टायर्ड थी कि मैं गहरी नींद में सो गई और मम्मा को भी ध्यान नहीं था, उन्होंने भी मुझे नहीं उठाया। और फिर मेरी रात को मिडनाइट जाकर कुछ 2:30-3 बजे के करीब जब आंख खुली तो मैंने उठकर चेंज वेंज किया एंड बट वो जो काजल था जो मैंने आंखों में लगाया हुआ था वो तब तक उसका कोई ना कोई पार्टिकल अंदर जा चुका था, क्योंकि मैं काजल जो यूज करती हूँ मेरा मतलब वो स्मच नहीं होता, बिकॉज आई यूज लॉरियल काजल, तो वो स्मच नहीं होता है और थोड़ा सा वो थिक होता है, तो उसका पार्टिकल भी ऑब्वियसली थिक था, वो अंदर चला गया था मेरी आंख के और मैंने आईज को हल्का सा रब कर दिया होगा तो मेरे रेटिना पर भी रैश मतलब वो जो स्क्रैच आना था वो ऑलरेडी आ चुका था। एनीवेज रात को मिडनाइट में मैंने चेंज वेंज किया, मैं सो गई। मॉर्निंग में जब उठी तो मेरी आईज एकदम रेड हो चुकी थी वो वाली एंड आई वाज अनेबल टू ओपन माय आईज, मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं ना तो आंख खोल पा रही थी ना बंद कर पा रही थी, मुझे बहुत पेन हो रहा था। मैं दिन में जब उठी उस टाइम पर घर पर कोई भी नहीं था जो मेरे लिए जाकर बाहर केमिस्ट से, तो वो दिन में मैंने इतना नोटिस नहीं किया, सॉरी दिन में मैंने नोटिस नहीं किया। जैसा होता है कि हम लोग मतलब अपना आइस में थोड़ा सा पानी वानी छटे मारकर रिलैक्स हो जाते हैं, तो मैंने भी वही सेम चीज की, पानी वानी डालकर रिलैक्स हो गई, फिर दोबारा लंच वंच करके मैं दिन में सो गई थी। तो शाम को जब दोबारा उठी मेरी प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी एंड उस टाइम तो घर पर कोई भी नहीं था जो जाकर मेरे लिए आई ड्रॉप लेकर आता केमिस्ट से। तो मैंने केमिस्ट वाले भी आपको कॉल किया कि भैया आप ना प्लीज घर पर डिलीवर करवा दो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई और उन्होंने बोला कि इमीडिएटली कोई आई ड्रॉप भेजो, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो भैया ने मुझे कहा कि दीदी मैं ना अभी थोड़ी देर में भिजवाता हूँ, क्योंकि शॉप पर अभी लड़का नहीं है, जैसे ही आता है मैं डिलीवर करवाता हूँ, लेकिन हो जाएंगे 2-2.5 घंटे लगेंगे। ऐसे तो कोई बात नहीं, आप भिजवा देना। बट बीच में इतना मेरा प्रॉब्लम बढ़ गया था, मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा था, तो मैंने मतलब ऐसे ही बैठी हुई थी मैं सोफा पे, मम्मा के साथ गप्पे मार रही थी, फिर मम्मा उठ के किचन में चली गई और मैंने मतलब अपना मंत्र जाप चैंट करना शुरू कर दिया। सडनली मेरा हाथ अपने आप ही मेरी आंख के ऊपर चला गया और मंत्र जाप चैंटिंग मेरी स्टार्ट हो गई। मैंने हार्डली 2 या 3 बार मन में मंत्र जाप चैंट किया था। मम्मा ने फिर मुझे किचन में से आवाज दी, मैं उठकर उनके पास चली गई। आप मतलब मंत्र जाप की इतनी वो पावर्स देखिए कि इतना पावरफुल है। हार्डली 2 या 3 बार मैंने चैंट किया था और जब मैं वापस किचन से आकर बैठी तो आई फेल्ट कि मेरी आंख की जो प्रॉब्लम थी वो जा चुकी है, मुझे पेन नहीं हो रहा है, जो मैं बिल्कुल भी अपनी आईज ओपन नहीं कर पा रही थी, बंद नहीं कर पा रही थी। मुझे रेगुलरली ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आंख के अंदर कोई पत्थर पड़े हुए हैं। तो वो एकदम से मेरी प्रॉब्लम जो थी वो वैनिश हो गई। बस आंख में वो क्योंकि इतना प्रॉब्लम था तो उसकी वजह से थोड़ी सी ड्राइनेस आ गई। रात को कुछ 10-10 बजे भैया ने घर पर वो आई ड्रॉप डिलीवर करवाया। सीरियसली टेलिंग यू, मतलब प्रॉब्लम एकदम वैनिश हो गई थी और उस आई ड्रॉप की मुझे जरूरत भी नहीं थी। फिर भी मैंने ये सोचकर रख लिया कि चल ठीक है कोई बात नहीं, आई में जो ड्राइनेस आ गई है इस प्रॉब्लम की वजह से ये ड्रॉप डालूंगी तो थोड़ा सा लुब्रिकेशन आ जाएगा मेरी आंख में। यू सी मतलब गुरु जी महाराज जी के सत्संग में, उनकी जल प्रसाद में हर एक चीज में इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो अंकल की आंख में भी आप जल प्रसाद की 1-2 ड्रॉप डेली डालो रेगुलरली, जैसे आप आई ड्रॉप डालते हो, देखो कितनी जल्दी ठीक होता है। और अंकल को बोलो आईज के ऊपर हाथ रखकर मंत्र जाप की चैंटिंग करें। दैट्स इट। जय गुरु जी।